हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है सक्सेसेस और अचीवमेंट्स ऑफ आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फ़ायदे क्या हुए या उसका सक्सेस क्या हुआ या क्या अचीव किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। जब भी आपको एक क्वेश्चन आए तो आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखना है। आईएमएफ कहाँ से आया, कब आया, फलां फलां, जो कि इंट्रोडक्शन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। तो आईएमएफ के आने से इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन काफ़ी बढ़ गई। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड was to present a forum where most of the countries of the world may be able to solve their monetary problems by mutual cooperation। तो जब सारी कंट्रीज मिल बैठेंगी तो जो भी आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगी, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, IMF हैज़ सक्सीडेड इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। तो जब सारी कंट्रीज मिलकर बैठेंगी तो एक दूसरे की जो भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगी, एक दूसरे को लोन दे सकती हैं, IMF से भी लोन ले सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज है उसकी तबाही हो गई थी, तो उनको लोन दे के उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश में ही तो IMF और वर्ल्ड बैंक आए थे। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द फंड, रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका गेव लिबरल इकोनॉमिक असिस्टेंस अंडर द मार्शल प्लान फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। एक बार ध्यान से समझना, अमेरिका ने मार्शल प्लान के अंडर जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसको लोन्स दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उनकी तबाही हुई पड़ी थी उसकी हेल्प की। मगर मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान भाई ये प्लान था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज कहीं रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, यूरोपियन कंट्रीज रशिया के इन्फ्लुएंस में आके उससे पैसे लेके उसकी साइड ना हो जाए। समझिए बात, मार्शल प्लान ये था। तो ये आपस में कोल्ड वॉर चल रही थी, इस चक्कर में इन्होंने जो है USSR और इसके बीच में अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो बोथ USSR और जो अमेरिकन ब्लॉक्स थे ये आपस में गरीब कंट्रीज को लोन दे दे के अपनी साइड करना चाहते थे। समझ गई बात? तो ये चीज़ हो रही थी, तो अमेरिका ने जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको बहुत लोन दिया अपने ज़रिए भी और IMF के ज़रिए भी, ताकि उनकी रिकंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर फॉरेन पेमेंट्स। ठीक है, मल्टीलेटरल सिस्टम हो गया फॉरेन पेमेंट्स का। एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फंड, जब भी IMF आया, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वर प्रैक्टाइजिंग एक्सचेंज कंट्रोल इन वन वे और द अदर। तो सारी की सारी कंट्रीज एक तरीके से या दूसरी तरीके से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही थी। देयर वर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। ठीक है, तो IMF के आने से थोड़ी सी क्या हुई, लिबर्टी आ गई, लिबरलिज्म फैल गई। IMF हैज सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द सेम एंड इज एस्टैब्लिशिंग मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर फॉरेन पेमेंट्स। किस तरीके से? जब भी कोई IMF का मेंबर बनता है तो उसको बनते सार ही या तो गोल्ड की टर्म्स में या डॉलर की टर्म्स में अपनी करेंसी को बताना पड़ेगा। तो जैसे ही मेंबर बन गए तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका तो आपस में एक्सचेंज रेट तय हो ही गया, क्योंकि हर एक कंट्री ने या तो गोल्ड की टर्म्स में बताया हुआ है अपने करेंसी को या डॉलर की टर्म्स में, तो उनका म्यूचुअल एक्सचेंज रेट तो मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए वैसे ही आ गया। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी बढ़ गई क्योंकि SDR वगैरह भी आगे थे। ठीक है, तो corresponding to increase in international trade, the fund has succeeded in increasing the international liquidity। तो फंड ने इंटरनेशनल ट्रेड तो बढ़ाया है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी बढ़ा दी। इट हैज़ क्रिएटेड SDRs, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्यू टू विच इंटरनेशनल लिक्विडिटी हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। कई गुना बढ़ गई इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अभी SDRs क्या होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5-6 वीडियोज़ हैं जो मैंने डिटेल में बनाई हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फंड की वजह से, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। किस तरीके से? द फंड हैज़ सक्सीडेड इन एक्सपेंडिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी IMF ने ऐसे जो है पॉलिसीज़ लेके आए जिससे ये रिस्ट्रिक्शंस कम हो या ख़त्म हो जाए। इट हैज़ रेंडर्ड पेमेंट्स रिलेटिंग टू, इससे क्या हुआ, पेमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड ईजी। तो इसने जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो पेमेंट्स की जो मूवमेंट्स थी वो काफ़ी ईजी कर दी। बाय हेल्पिंग द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम इट हैज़ प्रमोटेड देयर ट्रेड। तो जो कंट्रीज ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका ख़राब चल रहा था, उनको भी लोन्स वगैरह दिए कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह को सही करो, ट्रेड को एनकरेज करने के काफ़ी काम किए। ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सपेंडिंग द वैल्यू of world trade from $53 billion in 1948 to more than $3,000 billion at present। तो आपको पता है जब ये आया था तो तब कितना ट्रेड था और अब कितना ट्रेड हो रहा है, कई गुना ट्रेड बढ़ गया। तो इससे यही पता लगता है कि IMF से इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज़। अब आपको ये तो पता ही है कि इसने डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी लोन भर भर के दिए हैं। ठीक है,
द फंड हैज़ डन अ स्पेशल सर्विस टू डेवलपिंग कंट्रीज इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। जब भी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है और जो भी टेक्निकल हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। इट हैज़ बीन एक्टिवली हेल्पिंग देम इन करेक्टिंग देयर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अचीविंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो उनको क्या कहता है, उनको मॉनेटरी स्टेबलाइज करने के लिए जो भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट्स है और नीड्स हैं और जो भी उनके अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी लोन्स देता है भर भर के, ठीक है। दीज कंट्रीज हैव बीन रिसीविंग एडिक्वेट असिस्टेंस फ्रॉम द फंड इन डिटर्मिनिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी एंड एक्सचेंज पॉलिसी। अब आप ध्यान से समझना, जो भी इन कंट्रीज़ की ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, इनके रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करता है और इन पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जिसको लोन देता है ना, उसको कहता है कि मेरी ये वाली पॉलिसीज़ मानो तभी लोन मिलेगा, ठीक है। बोल बोल के गला बैठ के। It has provided technical assistance to them besides imparting training to their senior officers या ऑफिशियल्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो एक तरफ तो लोन भी देता है, दूसरी तरफ उनकी टेक्निकल हेल्प भी करता है। जैसे टेक्निकल हेल्प में आ जाता है जो उनके सीनियर्स हैं, जैसे उनका जो भी पर्टिकुलर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है या कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है, ठीक है, ताकि वो अपने कंट्री में जाके ये काम अच्छे तरीके से कर सकें। तो ओवरऑल आपको पता ही है कि ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसकी बुराइयां क्या है, बुराइयों का अलग क्वेश्चन करेंगे, मगर यहाँ तो सिर्फ सक्सेस कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। जब भी किसी कंट्री को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है तो उस कंट्री की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। द फंड हैज़ कम टू रेस्क्यू ऑल मेंबर कंट्रीज फेस्ड विद इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जिस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उस कंट्री की मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको लोन्स प्रोवाइड करके, क्योंकि है तो ये सेंट्रल बैंक, सारे बैंक सेंट्रल बैंकों का बैंक है ना, तो इसके हाथ में तो लोन्स देना ही है। ऑन अकाउंट ऑफ हाइक इन ऑयल प्राइजेस मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड एडिक्वेट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब ऑयल प्राइजेस बढ़ते हैं तब जो वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है, जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट कराती हैं, उनके पास डॉलर्स की या फॉरेन करेंसीज की कमी हो जाती है। उस कमी को दूर करने के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्डर टू ईज दिस सिचुएशन इट सेटअप पेट्रोल फैसिलिटी फंड, जिसको PFF कहा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक और ये जो IMF है, ये दोनों के दोनों ट्विन इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, मगर जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब कराने वाली भी इन्हीं की कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक है, और हमारे को सामान भी यही चेपते हैं। गरीब कंट्रीज़ को कहते हैं कि हम फ्री ट्रेड करो, अपना सामान आके बेचते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब करते हैं और फिर कहते हैं उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए भी कर्जा ले लो और फिर कर्जे के जाल में फंसे हो, और फिर सारी की सारी जितनी भी हमारे कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़, उसको कंट्रोल कर लेती हैं कि या तो हमारा लोन दो या तो हमारी बात मानो। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।